Good morning, student. Today is our new chapter, pointer. Pointer के साथ में हमारे पास मेमोरी एलोकेशन भी है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इस चैप्टर में क्या बनता है, व्हाट इज पॉइंटर, हाउ डिक्लेयर पॉइंटर, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉइंटर्स, explain pointers, define pointers, what is memory address, what dereferencing, what is point declarations, what is the basic syntax of pointers, how many type of ways of pointers. तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स को एक साथ लेके चलते हैं. A pointer in C is a variable that store the memory address of another variable. एक पॉइंटर जो होता है सी के अंदर वो वेरिएबल को स्टोर करता है और साथ में उसके मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करता है किसी अदर्स वेरिएबल्स के. ठीक है. rather than holding a direct value like an integer or character, a pointer holds the location of where that value is stored in memory. सपोज करो अभी तक हमने एक प्रोग्राम बना रहे थे, उस प्रोग्राम में अगर हमने ए का एड्रेस लिया, एम्परसेंट ए लगाते हैं ना, उस ए का जो एड्रेस है, उस अगर ए को हम पूरा का पूरा बी के अंदर डाल दें, बी हमारा एक पॉइंटर है, तो बी के पास अपना एड्रेस होगा, ए का एड्रेस होगा और ए की वैल्यू होगी. ठीक है. पॉइंटर्स आर अ पावरफुल फीचर्स इन सी allowing for efficient memory management and manipulation, but they also contribute to the complexity of the language. ठीक है. How pointers work in C? ठीक. Question is that memory address. Every variable in C is stored at specific memory locations. A pointer holds this address rather than variable's actual value. ठीक है. पूरी आपकी 160 GB की, 320 की, 500 GB की आपकी हार्ड डिस्क है. उस हार्ड डिस्क में ए बी सी डी ई एफ जो आप वेरिएबल ले रहे हैं वो कहाँ पड़े हैं आपको तो नहीं पता. उसको आप एक एड्रेस डिनोट करते हैं एम्परसेंट के साथ, तो वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है. ठीक है. तो जो पॉइंटर है वो क्या काम करता है, उस एक्चुअल वैल्यू जो है वेरिएबल्स की उसको होल्ड करता है. ठीक है. डी रेफरेंसिंग क्या होती है, डी रेफरेंसिंग का पॉइंटर मीन्स एक्सेसिंग द वैल्यू स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू. दिस इज डन यूजिंग द एस्ट्रिक्स ऑपरेटर. इस मल्टीप्लाई के साइन को कहते हैं एस्ट्रिक्स ऑपरेटर. ठीक है. पॉइंटर डिक्लेरेशंस. व्हेन डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर यू यूज द एस्ट्रिक्स सिंबल टू स्पेसिफाई दैट द वेरिएबल इज अ पॉइंटर. ठीक है. इंटीजर हमने एक एग्जांपल लेते हैं, एक इंटीजर लिया नंबर 10. ठीक है. इंटीजर में डाला पॉइंटर ptr, एक और वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल है पूरा एक पॉइंटर टाइप का, और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, उसके अंदर हमने डाल दिया नम का एड्रेस. ये पूरा का पूरा हमने यहाँ डाल दिया, मतलब पॉइंटर के अंदर नम की वैल्यू तो आई गई, नम जिस भी वैल्यू पर डिनोट करता है वो वैल्यू भी पॉइंटर के अंदर आ गई है. प्रिंट करा दिया वैल्यू ऑफ नंबर्स नम, एड्रेस ऑफ नंबर पॉइंटर p करा दिया हमने एम्परसेंट नम, और उसके बाद में पॉइंटर्स का एड्रेस चेक कर लिया. ये हो गया हमारा डी रेफरेंसिंग ptr. ठीक है. अब देखो वो क्या कहता है, की कॉन्सेप्ट विद पॉइंटर्स, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स. अगर मैं एम्परसेंट लगा रहा हूँ तो वो एड्रेस है. दिस ऑपरेटर इज यूज टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एम्परसेंट नम. डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर्स स्ट्रिक्स. दिस ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस पॉइंटेड to by the pointer. For example, pointer ptr gives the value stored at the memory location that pointer point to. ठीक है. एग्जाम्पल विद एम एंड दिस. ठीक है. ये मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वही एग्जाम्पल है. ठीक है. अब पॉइंटर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं. एक होता है नल पॉइंटर. नल पता है आपको, नल का मतलब है कोई वैल्यू जिसकी ना हो. अब नल पॉइंटर क्या होगा, ये पॉइंटर दैट डज नॉट पॉइंट टू एनी मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड अ नल पॉइंटर. ठीक है. एक ऐसा पॉइंटर जो मेमोरी लोकेशन में कोई पॉइंट को सजेस्ट नहीं करता उसे पॉइंटर कहते हैं. इट इज़ टिपिकली यूज टू चेक वेदर अ पॉइंटर इज वैलिड और नॉट. ये हम जब यूज़ करते हैं जब हम फाइंड आउट करना होता है कि जो हमारा पॉइंटर है वो वैलिड है या नहीं. इंटीजर पॉइंटर ptr इक्वल टू नल. तो हम यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं पॉइंटर डज नॉट पॉइंट टू एनी वैलिड एड्रेस.
पॉइंटर के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, खाली पॉइंटर है, तो वो कैसा कहलाएगा, नल एड्रेस कहलाएगा। नल का मतलब है एम्प्टी, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर, देखो टाइप ऑफ पॉइंटर्स देख लो, नल पॉइंटर्स हो गया, बहुत ध्यान से समझो इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, नल पॉइंटर हो गया, फिर हो गया पॉइंटर टू पॉइंटर। अब पॉइंटर डेट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर इज कॉल्ड अ पॉइंटर टू पॉइंटर। देखो अभी हमने करा था इंटीजर नेम इक्वल टू 10, पॉइंटर के अंदर डाल दिया नम, यहाँ पर हो गया हमारा केवल एक पॉइंटर्स। इंटीजर एस्ट्रिक पॉइंटर टू के अंदर हमने क्या डाल दिया, एम पी टी आर, मतलब अब पी टी आर टू के अंदर क्या होगा, पॉइंटर का एड्रेस है, उसके अंदर नम का एड्रेस है, उसके अंदर नम की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पॉइंटर टू पॉइंटर्स। फंक्शंस पॉइंटर, a pointer that point to a functions rather than a variable that allow functions to be passed as argument or returns from other functions. Void print message, print hello world, integer main, void ptr and return 0, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये अभी एक प्रोग्राम थोड़ी देर पहले करा था हमने यूनिट 3 के अंदर, जिसमें हमने पॉइंटर्स के थ्रू स्ट्रक्चर और एग्जांपल लिया था, है ना, उसे चेक कर लेगा। Why pointers make C a complex language? Pointers contribute to the complexity of C for several reasons. Direct memory access. Pointer allow direct manipulations of memory which provides power and flexibility but can lead to errors like memory leaks or invalid memory address. ठीक है, DMA यूज़ करता है, यहाँ जो DMA कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यहीं से बच्चे आपका शुरू होता है, रीलॉक, मेलॉक, कैलॉक, एलॉक जो भी हैं, ठीक है, फ्री, ये सब DMA से ही शुरू होता है। पॉइंटर्स अलाउ करता है डायरेक्ट मैनिपुलेशंस मेमोरी में, वो कहता है कि आप मेमोरी को स्टोर मत करो, आप डायनामिक टाइम पे मेमोरी को रन कराओ, एग्जीक्यूट कराओ, समय कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, विच प्रोवाइड पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप फ्लेक्सिबिलिटी लो, आपके पास अगर ह्यूज अमाउंट में डेटा है, मतलब बहुत सारा डेटा है आपके पास और आप उसे स्टोर करना चाहते हैं, तो उससे डायनामिक कर दो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पॉइंट पर दे दो उसको। लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या होती है, मेमोरी लीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है और कई बार मेमोरी एक्सेस गलत तरीके से हो जाती है। मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, विद पॉइंटर द प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग एंड फ्रीइंग मेमोरी, मेलॉक, फ्री, विच कैन लीड टू इशू लाइक मेमोरी लीक और एक्सेसिंग फ्रीड मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वो मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट में कहते हैं कि हम मेलॉक लगा के फ्री के कर सकते हैं उसे। डिफिकल्ट डिबगिंग, ठीक है, सिंस पॉइंटर डील डायरेक्टली विद मेमोरी एड्रेस, डिबगिंग पॉइंटर रिलेटेड इश्यू, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर सीधे मेमोरी एड्रेस को डिनोट करता है, उस पर डायरेक्ट काम करता है, डील करता है उससे, तो उसमें कई सारे इश्यू आ सकते हैं, आपका मेमोरी करप्ट भी हो सकती है और सेगमेंटेशन फेल्ड भी हो सकता है, और उस समय में आपका सिस्टम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर्स में आ जाएगा। पॉइंटर अर्थमेटिक, पॉइंटर इन सी सपोर्ट अर्थमेटिक पॉइंटर प्लस प्लस पॉइंटर माइनस माइनस विच कैन लीड टू कॉम्प्लिकेट बिहेवियर स्पेशली व्हेन डीलिंग विद एरे और डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी, ठीक है। तो इन वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है सी को। पहला एग्जांपल इसने ये दिया, इंक्लूड स्टूडियो स्टूडेंट लिव इंटीजर मेन इंटीजर पॉइंटर इक्वल टू मेलॉक साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये एक इसका क्या डायनेमिक मेमोरी फॉर एन इंटीजर, उसने क्या काम करा, एक पॉइंटर लिया, मेलॉक दिया, मेमोरी एलोकेशन करी, साइज ऑफ दिया, कितना साइज चाहिए इंटीजर का साइज के अकॉर्डिंग काम करेगा। इफ पीटीआर इक्वल टू अभी तो पीटीआर नल है तो क्या करेगा, प्रिंट एफ इक्वल टू मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, रिटर्न कर देगा 1। अगर हमने दिया पीटीआर इक्वल टू 20, प्रिंट एफ वैल्यू एट एलोकेटेड मेमोरी पॉइंटर्स, फ्री पीटीआर, उसके बाद फ्री कर दिया, फिर पीटीआर की वैल्यू 30 रख दिया और रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे देखो क्या करा, डेंजर्स अनडिफाइंड बिहेवियर, ठीक है भाई, आपने फ्री कर दिया, फ्री करने का मतलब ये है कि पॉइंटर तो फ्री हो गया पर वो डैंगलिंग पॉइंटर्स में आ गया। क्लियर, समझ में आता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को करके देख लें एक बार, छोटा सा प्रोग्राम है, अगर आप कहेंगे तो हम करके दिखा देंगे, देख लेते हैं एक बार, है ना। करने में क्या जा रहा है भाई, अभी तो हम कर सकते हैं, इसको नीचे करते हैं और हम जाते हैं अपने टर्बो सी में, जो हमारा मेन फंक्शंस है। इस मेन फंक्शंस में जाके हम यहाँ पे काम करेंगे, और जब हम यहाँ पे काम करेंगे हमने लगाया हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसने स्टूडेंट लिव लगाई थी, हम भी लगा देते हैं इंक्लूड स्टूडेंट लिव डॉट एच, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर मेन पे जाएंगे। देखो मैं अभी प्रोग्राम को सीधा वहीं पे नहीं लेके जा रहा, मैं धीरे धीरे प्रोग्राम को समझा रहा हूँ। रिटर्न यहीं पे हम समझ जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना।
रिटर्न 0। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन इसे समझेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 10। ठीक है, प्रिंट एफ करा दिया a %d a। ठीक है, अब देखते हैं इसे रन करके। ठीक है, Alt F5 क्या दिखा रहा है 10। मैंने यहीं पे लिया इंटीजर ptr और यहाँ लगाया पॉइंटर ptr। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिया एक और प्रिंट एफ किया मैंने %d, यहाँ पे मैंने लिख दिया ptr। अब आंसर देखते हैं क्या आएगा। बहुत बढ़िया, क्या दिखा रहा है 200। ये इसकी अपनी कोई वैल्यू है पॉइंटर की जो 200 दिखा रहा है वो। ठीक है, ओके। पॉइंटर का एड्रेस चेक करना है तो आप यू लगा दीजिए, पॉइंटर अपना एड्रेस भी दिखा देगा आपको। ठीक है, आ गया, ओके। अब हम क्या काम करते हैं, मैं कहता हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाया था पॉइंटर के अंदर डाल देते हैं ए। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा लगा देते हैं क्लियर स्क्रीन ना, CLR SCR, और इसके लिए लगाना पड़ेगा मुझे कॉन्यो। कंट्रोल F नहीं, Alt F5। क्या दिखा रहा है 10 और 852। ठीक है, अब 852 यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, ये पॉइंटर की अपनी कोई वैल्यू ले रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ ptr। 838 दिखा रहा है। अब देखो जरा 10। अब पॉइंटर की वैल्यू क्या आ रही है 10, क्योंकि पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है। अगर मैं यहीं पॉइंटर का एड्रेस चेक कर मारूं -14। क्लियर, समझ में आ गया। पॉइंटर ले लेते हैं। अब मैंने एक काम और करा, मैंने कहा भाई इंटीजर में लो पॉइंटर ptr1। अब ptr1 में मैंने डाल दिया एड्रेस ptr। ठीक है, और अब मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ ptr1। ये क्या दे रहा है, अच्छा वो कह रहा है कि आप इंटीजर को इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, नहीं कर रहे। Alt F5 नल पॉइंटर असाइनमेंट। ठीक है, मैंने कह रहा है ऐसे आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, -14 वैल्यू दिखा रहा है उसकी पॉइंटर1 की। अब पॉइंटर1 की वैल्यू -14 दिखा रहा है वो। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया पॉइंटर किस तरीके से काम करता है, मल्टीपल पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर चलते हैं उस वाले प्रोग्राम्स के अंदर जो अभी हमने देखा था वो कैसे काम कर रहा था। इंटीजर में इसने लिया ptr, ऐसे कुछ लिया था ना, ptr इक्वल टू malloc। गलती हो सकती है देखो मुझसे प्रोग्राम में, क्योंकि मैं देख के नहीं बना रहा हूँ, साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये मैंने डायनामिकली पॉइंटर दे दिया है इसको। अब मेरे पास पॉइंटर में कोई वैल्यू है नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ पॉइंटर इक्वल टू भैया क्या कहेगा नल। जब पॉइंटर नल करेगा तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ मेमोरी एलोकेशन फील्ड। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा एल्स, और इसमें एक और चीज़ लिख दी रिटर्न 1। ठीक है, बस ख़त्म। पहले मैं यहीं देख लूँ कुछ दिखाएगा नहीं दिखाएगा इसमें। कंट्रोल F9, एक एरर दे रहा है किस चीज़ की। हाँ देखो, ठीक है, वो कह रहा है कि आपने इंटीजर तो लगा दिया, पर इंटीजर को क्या लगाया है आपने, इंटीजर है क्या।
तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, एंटी लगाते हैं। अब यहाँ लगा दो पॉइंटर ptr इक्वल टू 20, ठीक है। प्रिंट एफ करा दो %d ptr पॉइंटर ptr। बस इसके बाद फ्री के अंदर डाल दो ptr ही, कोई फ्री करना है, 2 एरर आ गए हैं। अभी इंटीजर हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई वैल्यू लेना है, न्यू बनाना है, तो आप वॉइड इंट भी कर सकते हैं। वो कह रहा है वॉइड एक नया वेरिएबल है, इसको ना लो, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें दिक्कत आएगी प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक। इसीलिए डेंजरस है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर करेगा, क्लियर है, क्योंकि इसको ढंग से हमने दिया नहीं है। अब यहाँ देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पॉइंटर्स की, पॉइंटर्स का बता सकते हैं एडवांटेज भी, ठीक है। दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम विल बी फास्टर एज द डेटा इज मैनिपुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एड्रेस डायरेक्टली, ठीक है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जल्दी होता है क्योंकि डायरेक्ट मेमोरी में एड्रेस होता है। विल सेव द मेमोरी स्पेस, मेमोरी का स्पेस बचा सकते हैं। द मेमोरी एक्सेस विल बी वेरी इफिशिएंट, ओके, एंड डायनेमिक मेमोरी इज एलोकेटेड, इसके अंदर ये फीचर भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसने दिया क्वान्टिटी का, क्वान्टिटी 5 और दिस, इसका आंसर सबका सेम आएगा, ठीक है। %d 5 आएगा, %d क्वान्टिटी 5 आएगा, उसके बाद जो % क्वान्टिटी है वो भी 5 आएगा क्योंकि उसके अंदर वैल्यू ही है, ठीक है। पॉइंटर टाइप डिक्लेरेशन असाइनमेंट, ये मैंने आपको बता दिया किस तरह के पॉइंटों का असाइनमेंट किया जाता है। देखो इसके अंदर क्या पड़ा है, इधर देखो 65524 क्वान्टिटी का एड्रेस है, पॉइंटर का एड्रेस क्या है 65522, पर पॉइंटर के अंदर पड़ा किसका एड्रेस है, क्वांटिटी का। और जब क्वांटिटी का एड्रेस पड़ेगा तो क्वांटिटी की क्या होगी, वैल्यू भी इसके अंदर पड़ी हुई होगी, ठीक है। ये एक प्रोग्राम बना रखा है, इसके अंदर आप कर सकते हैं आराम से, ठीक। पॉइंटर टू पॉइंटर, ये देखो पॉइंटर टू पॉइंटर का प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने एक पॉइंटर लिया, फिर 2 पॉइंटर लिया, पी फिर PII, फिर PI के अंदर आई डाल दिया, PI के अंदर %PI डाल दिया, एड्रेस %i PI, इसको आप चाहें तो करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर सेम आएंगे, बस जहाँ जहाँ पे एड्रेस है उनके सबके एड्रेस इस तरीके से आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आई का एड्रेस गया PI के अंदर, PI का एड्रेस गया PII के अंदर, और इन तीनों के अपने अलग अलग एड्रेस हैं। ये जो 65520 65522 ये एड्रेस हैं, ये आपके पॉइंटर्स के हैं, और ये आपका है वैल्यू का, इंटीजर्स का, ठीक है। इसके अंदर भी 100 पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी 100 है, क्लियर, ओके। दूसरे के वेरिएबल को एड्रेस को होल्ड करके रखता है ये। हम स्वैपिंग वैपिंग के प्रोग्राम पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, कुछ बाद में देखेंगे इनको। तो प्रोग्राम मैंने बना दिया था फंक्शंस के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू, वो आपने देख लिया था, ठीक है। एक ये प्रोग्राम है, ABC के थ्रू लिया, आई एन सम लिया, ए इसने चला दिया, आई चला दिया, और उसके बाद में इसका आंसर भी कर दिया, ठीक है। ये प्रोग्राम थोड़ा लेंथी है, जितने प्रोग्राम देखो ये प्रोग्राम वो हैं जो मैंने सिर्फ बना के देखे थे, ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है। इसके बाद शुरू होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जिसे हम कहते हैं मेलॉक, कैलॉक, रीएलॉक, एलॉक, ठीक है ना, वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, वो मेमोरी मैनेजमेंट को मैनुअल जो होता है उसको आप कर सकते हैं, एलोकेशन डी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी इज परफॉर्म वाया ग्रुप ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, जो पहले से बने हुए फंक्शन हैं, मेलॉक, कैलॉक, रीएलॉक एंड फ्री। सम टेक्स्ट आल्सो रेफर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, ठीक है।
नीड ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी, हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? वी मस्ट नाउ द एग्जैक्ट साइज ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फॉर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन सिंस it's allocated during the compilation process. Dynamic memory allocations allocate memory at a runtime, hence is more flexible. ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हम एग्जैक्ट साइज जानते हैं मेमोरी का तो हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमें पता ही नहीं है कि कितना साइज़ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। मैंने कहा यहाँ पे एक कमरा है, इस कमरे के अंदर 100 चेयर बिछा दो क्योंकि कल 100 लोग आएंगे, हो सकता है 100 के 100 आए, हो सकता है 90 आए। एक मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी, मुझे पता नहीं कितने लोग आएंगे, तो मैंने कहा कि एक काम करो, सीट वीट छोड़ो और जब आएंगे तब हम रन टाइम पर या डायनामिकली उस टाइम ही यूज़ कर लेंगे, हो सकता है कम आए, हो सकता है बहुत ज़्यादा जाए। ठीक है, तो वहाँ पर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम करते हैं। विद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी यू कैन री एलोकेट, एक्सटेंड और श्रिंक। री एलोकेट का मतलब है या तो आप उसे बड़ा कर सकते हैं या उसे फैला सकते हैं। ठीक है, रन टाइम पर। सी प्रोग्राम लैंग्वेज डज नॉट हैव एट गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, आर यूज टू क्लियर अनयूज मेमोरी ऑटोमेटिकली और रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप वैसे सिस्टम के अंदर का डेटा चलाते हैं, रन करते हैं तो डेटा स्टोर कहीं ना कहीं होता है, लेकिन अगर डायनेमिक टाइम पर रन कर रहे हैं तो गार्बेज में नहीं जाएगा क्योंकि आपको उसको हटाने के लिए फ्री कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, फ्री फंक्शन। वी कैन एलोकेट एंड डिलोकेट मेमोरी एट रन टाइम एज पर नीड। ठीक है, आपको जब मन करेगा तब आप कर सकते हैं। ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में अंतर है, इसे एक बार देख लें, चेक कर लेंगे इसे। अब आते हैं, हम बात मैलोक की करते हैं। ठीक है, मैलोक शुरू होता है। अब बच्चों हम कहाँ थे? मैलोक। मैलोक डीएमए मैंने आपको बता दिया था कैसे होता है। मैलोक पे बात करते हैं। It allocate a single block of memory based on user specified size. It returns null if memory is not sufficient. It is important to keep in mind that malloc return a pointer to the beginning of the newly allocated memory block, and it's the programmer's responsibility to free this memory when it is no longer needed. Okay. कहने मतलब ये है, इट एलोकेट, ये जो लोकेट करता है आपको सिंगल ब्लॉक में मेमोरी देता है। याद रखना इस चीज़ को। मैलोक क्या काम करता है, मैं क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ। मेमोरी जो यूज़र को ये स्पेसिफाई करता है वो करता है सिंगल ब्लॉक में, सिंगल ब्लॉक, और ये नल रिटर्न करेगा अगर मेमोरी सफिशिएंट नहीं होगी। ठीक है, जितनी मेमोरी आपके प्रोग्राम को चाहिए, अगर उतनी मेमोरी आपके सिस्टम में नहीं होगी तो ये मना कर देगा, नल दे देगा। अभी नल का एक प्रोग्राम दिखाया था ना, इफ़ ptr इक्वल टू नल देन मेमोरी इज़ नॉट सफिशिएंट। वही, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप in mind that malloc return a pointer to the beginning of the newly allocated memory block, and it's the programmer's responsibility to free the memory when it is no longer needed. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जो malloc है वो पॉइंटर्स को रिटर्न करेगा, और वो क्या काम करेगा, जब हमने पॉइंटर को एक एड्रेस दे दिया तो न्यू एलोकेटेड मेमोरी जो ब्लॉक है, वो न्यू मेमोरी सिंगल ब्लॉक वो उसके लिए एलोकेट करेगा, एंड इट्स द प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसे फ्री कर दे मेमोरी को, क्योंकि अगर मेमोरी उसके अंदर रही तो दिक्कत क्रिएट करेगी मेमोरी को, इसलिए उसमें से डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, देखो अगर आता है कि व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ सिंटैक्स ऑफ मैलोक, तो आप बताएंगे ptr, उसकी कास्ट टाइप, ठीक है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, क्या है, उसके बाद मैलोक, ये हमारा कीवर्ड होता है, मैलोक इज़ अ कीवर्ड, ठीक है, और बाइट का साइज, ठीक, ये कैपिटल अलर्ट अपने आप खुल जाते हैं। ठीक है, मैलोक का एक एग्जांपल है ये एग्जांपल, इस एग्जांपल को अभी करेंगे हम काम। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं कि मैलोक रिलोक होता क्या है। ठीक, मैलोक हो गया, अब आता है देखो क्या है कैलॉक। अब इसे देखें, एलोकेट मेमोरी एंड इनिशियलाइज इट टू 0। ये क्या काम करेगा, मेमोरी को एलोकेट कराएगा और कहाँ से इनिशियलाइज करेगा, 0 से।
if no it not only reserve the request amount of memory but also initialize those byte to 0। ठीक है, ये खाली रिजर्व ही नहीं करके रखेगा आपके द्वारा मांगी गई अमाउंट को या आप कितना साइज चाहते हैं, ये उसको 0 बाइट पर रखेगा। ठीक है, इट एलोकेट मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। देखो यहाँ पर अंतर आ गया, बहुत ध्यान से समझना अगर आता है डिफरेंस बिटवीन मैलॉक एंड कैलॉक। Allocate memory and initialize it to 0। It not only reserve the request amount of memory but also initialize those byte to 0। It allocate multiple blocks of memory। देखो मैंने आपको बताया था अभी, जो हमारा मैलॉक था वो क्या कर रहा था, सिंगल ब्लॉक ले रहा था मेमोरी में, और जो हमारा रियल कैलॉक है वो क्या कर रहा है, मल्टीपल ब्लॉक्स ले रहा है मेमोरी के अंदर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दोनों में डिफरेंस यही है, मैलॉक सिंगल ब्लॉक और कैलॉक मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये रिटर्न्स नल इफ मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट। चाहे मैलॉक हो, कैलॉक हो, रीअलॉक हो, तीनों के तीनों क्या आउटपुट देंगे हमें, अगर मेमोरी नहीं होगी तो नल देंगे, नल होगा तो नॉट सफिशिएंट देंगे। ठीक है, it's important to keep in mind that calloc return pointed to the beginning of the newly allocated memory block and its program responsibility to free this memory when it's no longer needed। ठीक है, यहाँ पर देखो, वहाँ पर जो भी हमने पीछे पढ़ा था वहाँ क्या लिखा हुआ था, अगर हम आपसे यहाँ बात करें तो वहाँ क्या लिखा हुआ था, अगर हम प्रोग्राम पे बात करें आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ था रिटर्न मैलॉक रिटर्न पॉइंटेड टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यूली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, न्यूली, और यहाँ क्या लिखा है देखो, बिगिनिंग ऑफ द न्यूली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक एंड इट्स अ प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ब्लॉक को करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, मेमोरी को फ्री कर देना है। ठीक है, मेमोरी को आपको नहीं रखना है। अब मैलॉक का और कैलॉक का जो हमारा सिंटैक्स है, देखो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ नंबर है, बाइट साइज है, वहाँ केवल बाइट साइज था। ठीक, इन्होंने कैलॉक का प्रोग्राम बना रखा है, हम बनाएंगे। देखो अब आते हैं हम बात रीअलॉक पर। ठीक है, पीटीआर क्या कह रहा है आपका, बिफोर इन यूज, आफ्टर इन यूज मेमोरी आपकी खाली हो गई, पॉइंटर ने आपको क्या करा, पूरी मेमोरी फ्री कर दी। रीअलॉक व्हाट माइट हैपन्स, क्या होगा, पॉइंटर आपका डेटा है अनयूज है बिफोर, पॉइंटर ने क्या काम करा, आपके लिए सारा डेटा अवेलेबल कर दिया। ठीक है, सारा डेटा क्या कर दिया, अवेलेबल कर दिया। दिस अलाउज द प्रोग्रामर टू एडजस्ट द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी डायनेमिकली मेकिंग इट वैल्यूएबल टूल फॉर ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी यूजेस। ठीक है, द रीअलॉक फंक्शंस वर्क बाय एलोकेटिंग ए न्यू ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द डिजायर्ड साइज। देखो अंतर देख रहे हो, मैलॉक में सिंगल ब्लॉक में था, कैलॉक में मल्टीपल ब्लॉक्स में था, और जब हम रीअलॉक की बात कर रहे हैं तो कह रहा है न्यू ब्लॉक ऑफ मेमोरी विद द डिजायर्ड साइज, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से, जितनी आपकी इच्छा है। ठीक है, कॉपिंग द कंटेंट ऑफ द ओल्ड ब्लॉक इनटू द न्यू वन, और वो कॉपी कहाँ करेगा, ओल्ड ब्लॉक को न्यू वन में, एंड फाइनली फ्रीइंग द ओल्ड ब्लॉक, और जो पुराना डेटा है उसको ब्लॉक को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। क्लियर, इसका देख लो, सीधा सीधा सिंटैक्स है, पीटीआर, रीअलॉक, पीटीआर और न्यू साइज। ठीक है, तीनों समझ में आ गए। ठीक, ये इनके एड्रेसिंग है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आता है फ्री। इन द अबव फंक्शन वी सी द मेमोरी एलोकेट डायनेमिकली यूजिंग मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो हमें क्या करना होता है, फ्री एक फंक्शन यूज़ करना होता है। इसका मतलब है कि आप जितना भी अपने प्रोग्राम ने डेटा में लोकेशन स्पेसिफाई कर रखी थी, मेमोरी स्पेस ले रखा था, वो सब आपने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। पर इस कंडीशन में क्या होता है, विद द फ्री फंक्शन प्रोग्राम कैन रिलोकेट मेमोरी टू डिफरेंट फंक्शंस व्हेन रिक्वायर्ड विदाउट वरिंग अबाउट ओवरराइटिंग इंपॉर्टेंट डेटा और कॉजिंग सिस्टम क्रैशेस। ठीक है, इन एडिशन द फंक्शन हेल्प प्रिवेंट मेमोरी लीक्स दैट कैन कॉज द सिस्टम टू स्लो डाउन और क्रैश कम्प्लीटली। क्योंकि देखो जितने भी पॉइंटर्स हैं सारे के सारे मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। ठीक है, और जब डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर गलत हो गया तो नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं प्रोग्राम्स पर। ठीक है, अब हम जाते हैं किसके ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर। प्रोग्राम बनाते हैं, हमने कहा था ना प्रोग्राम बनाएंगे, अब प्रोग्राम बनाते हैं।
ये हमने क्या काम कर रखा है, पॉइंटर का एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है हमारा पॉइंटर का। इस पॉइंटर के प्रोग्राम में हमने आपको क्या क्या बताया, अगर आप देख पा रहे हो तो हमने इसमें आपको क्या क्या बताया। हमने इसमें बताया पॉइंटर को हमने कैसे डिक्लेयर करा, कैसे हमने उसकी वैल्यूज़ को उठाया, ठीक है। अब हमने जो मेलॉक रियलॉक कैलॉक पढ़ा था, अब ज़रा उनके एक एक प्रोग्राम बना लेते हैं छोटे छोटे। देखो प्रोग्राम सबके एक ही बनेंगे, उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा बस, ठीक है। तो ध्यान से देखें इस चीज़ को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, स्टूडियो लगा दिया, स्टैंडर्ड लगा दिया, इंक्लूड कॉन्यू लगा दिया, इंटीजर मेन भी हमने लगा दिया, यहाँ तक हम बिल्कुल सहमत हैं। मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ, हालांकि यही लगेगा, फिर भी मैं हटा देता हूँ। फ्री भी लगा दिया मैंने, ठीक है। मैंने लिखा इंटीजर एन, एक नंबर है आई, ठीक है, और आई लूप के लिए है। पॉइंटर ले लिया एक, ये एक नया वेरिएबल है हमारा पॉइंटर। उसके बाद कॉमा लगाया और सम ले लिया इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई भी जो भी प्रोग्राम बन रहा है उसमें सम आएगा, ठीक है। प्रिंट एफ करा मैंने, ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ करूँगा आपका, अब थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा लो, काम चल जाएगा। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। स्कैन एफ, किस में था नंबर हमारा, %d और m%n में, n इसलिए तो लिया था नंबर के लिए, ठीक है। अब मैंने कहा भाई जो पॉइंटर है मेरा, पॉइंटर इक्वल टू करे क्या, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर किस टाइप का लिया मैंने, पॉइंटर टाइप का इंटीजर है मेरा। फिर वो क्या करे, मेलॉक लगाए, मेलॉक फंक्शंस कॉल किया। मेलॉक के अंदर मैंने करा n, जो मेरा नंबर है, ठीक है। n नंबर, जितने नंबर आएंगे, इनटू क्या करे, साइज ऑफ कर दे। देखो साइज ऑफ वाइट हो गया, दिस इज द कीवर्ड, ठीक है। साइज ऑफ क्या है, कीवर्ड है, साइज ऑफ, और यहाँ पे लगा दिया मैंने इंटीजर, ठीक है। इफ ptr इक्वल टू नल, देखते हैं प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा, तो मुझे ये भी नहीं पता प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा ये, लेकिन करना तो ज़रूरी है। प्रिंट एफ अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, बहुत ध्यान से देखना मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। और यहाँ से एग्जिट कर दिया 0। ये एग्जिट जो फंक्शन है ये कॉल हो रहा है किसके अंदर, आपके स्टूडेंट लिब के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने कहा अगर ऐसा ना हो तो क्या करे, प्रिंट एफ करे, एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है। बल्क में ले लेते हैं, स्कैन एफ कर दे, और स्कैन एफ से पहले मुझे क्या लगाना होगा, फॉर लूप। आई की वैल्यू ली मैंने 0, फिर आई की वैल्यू ली n टाइम तक चले, और आई प्लस प्लस करता रहे हर बार, ठीक है। अब मैंने कहा स्कैन एफ करे, जब स्कैन एफ करेगा तो क्या लगाएगा, %d, और क्या लगाएगा यहाँ पे, ptr प्लस आई, ठीक है। ptr में जो भी आएगा उसको एक जोड़ता रहे। यहाँ करे सम इक्वल टू सम प्लस ptr, ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस पॉइंटर ptr प्लस आई, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सम प्लस इक्वल टू, ठीक है, और ये हो गया, ठीक। इसके बाद आपने क्या काम करा, या आपको क्या काम करना है, आपको लगाना है प्रिंट एफ, और यहाँ देना है आपको सम %d। वैसे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रोग्राम नहीं चलेगा, सम, और उसके बाद मैंने फ्री तो लगाया ही था, ठीक है, फ्री पॉइंटर, उसके बाद रिटर्न 0, और ये कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल F9, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने कहा 4, n नंबर है ये 4। एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, मैंने कहा 23, 67, 89 और 98, अल्ट F5, टोटल गिन लो कितना आएगा, 3, 7, 10, 9, 19, 60,
27 के साथ 2, 11, 8, 19, 6, 25 और 2, 27। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आ गया। ये था मैलॉक। क्लियर हो गया। अब सेम इसी के ऊपर आधारित आप कैलॉग देखो। कैलॉग बताया था ना कि सिर्फ उसमें क्या दिक्कत आएगी, उसमें भी सेम यही काम करूँगा मैं। ध्यान से देखें, अब सेम यही वैल्यू, सब कुछ सेम, यहाँ भी सेम, बस दिक्कत आएगी यहाँ। देखो इसका सिंटेक्स देख लो, मैंने इसके सिंटेक्स को ऐसे ही रख रखा है। ठीक है, मैंने इसके सिंटेक्स को बना दिया, क्या कहते हैं आप इसको, कमेंट। आप क्या, मैं भी कमेंट ही कहता हूँ, और क्या कहेंगे, है ना। और यहाँ शिफ्ट इंसर्ट कर दिया तो पेस्ट हो गए हैं। अब देखें क्या अंतर आएगा इन दोनों लाइनों में। यहाँ PTR था, ठीक है, यहाँ इंटीजर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कैलॉग। ठीक है, अब यहाँ पे n है, इनटू नहीं आएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, कॉमा। नंबर्स अलग आएंगे, देख रहे हो आप, नंबर अलग हो गए। अब साइज ऑफ के अंदर इंटीजर आ गया, बस इतना अंतर है। पहले जितना आपका n था, n मल्टीप्लाई साइज था, देखो आपका क्या था, n मल्टीप्लाई साइज ऑफ, जितना भी n है उसका साइज ऑफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, कॉमा। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कॉमा, मतलब n सेपरेट हो गया और उसके बाद में साइज लेगा, तभी तो मल्टीपल ब्लॉक्स में जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद में बाकी सब चीज़ इसके अंदर सेम रहेगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सेम यही लाइन। तो मैंने क्या चेंज करा कैलॉग के लिए, सिर्फ इसको रन कर लेते हैं इसे भी। मैंने कहा 4 एलिमेंट चाहिए, 11, 11, 11 और 12, तो इसका आंसर आना चाहिए 33 और 2, 35, 10, 45। अल्टा F5, 45 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया मैलॉक और कैलॉग का अंतर बहुत आसानी से, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चे रियलॉक की तरफ बढ़ते हैं, रियलॉक में चलते हैं। रियलॉक में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब देखिए रियलॉक में क्या चेंज आता है। इंटीजर मेन लिया, अब यहाँ पे जो इंटीजर में हमने n लिया था ये भी रहेगा। अब हम यहाँ पे कुछ और ले रहे हैं, n1। ठीक है, और एक ले रहे हैं n2। इससे कोई मतलब नहीं है कि हम क्यों ले रहे हैं ये n1 n2 लिया, क्योंकि 2 बार हमें लेनी पड़ेगी वैल्यू। पॉइंटर रहेगा, i रहेगा। ठीक है, सब हम नहीं ले रहे हैं इसके अंदर। ठीक, सब नहीं कराएंगे हम, देखते हैं क्या होगा। ओके, क्लियर हो गया। printf एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट साइज रिक्वायर्ड, n1 डाल दिया इसने। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, हम क्या लिखें इसमें, कुछ भी लिख दो, एलिमेंट 2, आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, वरना मैं तो इसमें कुछ लिखना ही नहीं चाह रहा था। डिक्लेयर साइज रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। अब रिक्वायर्ड हो गया, n1 आ गया। अब देखो यहाँ पे PTR इंटीजर, अब यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, मैलॉक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई साइज ऑफ। ठीक है, इंटीजर। क्लियर हो गया अगेन, ओके। इसके बाद इफ PTR नल करें, नहीं करते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब पॉइंटर को नहीं लेंगे, यहाँ लिखेंगे एंटर एड्रेस ऑफ द, देखें आप ध्यान से, एड्रेस ऑफ द प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। एग्जाम्पल है ये, ठीक है, एलोकेटेड मेमोरी, और यहाँ पे /n लगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन में जा सके। इसके बाद फोर का लूप सेम रहेगा। ठीक है, अब ये n की जगह क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। और चाहो तो आप आगे कर सकते हो, मैं इसमें ++i कर देता हूँ, एक इंक्रीमेंट पहले हो जाएगा। ठीक है, ये वो था पोस्टफिक्स, ये प्रीफिक्स। ठीक, इसके बाद में मैं यहाँ पर फिर printf ही लेता हूँ, printf करा दे। ठीक है, printf क्या कराए, पॉइंटर p, ठीक है, /n, ये एड्रेस दिखाएगा पॉइंटर के। ठीक है, PTR + i। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाओ, Ctrl/y। अब हमें क्या काम करना है, printf एंटर द नंबर
of elements to declare the new size required। बताया था ना आपको, नए साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके एफ आ जाएगा वही सेम %d और कॉमा m%n2। ठीक है, ये हो गया। ptr इक्वल टू री एलॉक। अब देखो इसका लॉजिक लगा रहे हैं हम। ठीक है, ptr री एलॉक ptr कॉमा n2 इनटू साइज ऑफ इंटीजर। दोनों नहीं मिला दिया हमने इसके अंदर। मैलॉक में क्या था, n2 इंटू साइज था। कैलॉक में क्या था, कॉमा था। तो अब हमने यहाँ पे कॉमा भी ला दिया और हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। यानी कि हमने कहा भाई पॉइंटर तो सेपरेट है, जो हमारी n2 की वैल्यू है वो साइज ऑफ बनाए इंटीजर में, जितना भी साइज आएगा जो हमने साइज ऑफ लिया उस साइज ऑफ से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब उतने एलिमेंट हमारे लिए क्लियर कर दे। ठीक है, इसके बाद सेम इस लाइन को ले लो, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, और यहाँ कर दें एड्रेस ऑफ न्यू एलोकेटेड मेमोरी ना, न्यूली। ठीक है, इसके बाद में क्या करें, सेम फोर का लूप लगा दें, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है, फोर का लूप लगा दिया। अब वो n1 के लिए चला था, ये किसके लिए चलेगा, n2 के लिए चलेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी। ठीक, अब रन करके देख लेते हैं इसे, 2 एरर दे रहा है। अच्छा ठीक है, n1 है ना ये, LTC। अब एक एरर, ptr को क्यों मना कर रहा है ये रीअलोक करने पर, बताओ, कोई बच्चा बताएगा क्यों मना कर रहा है, बताओ बताओ, कोई बच्चा बताना चाहे तो क्यों मना कर रहा है। ptr इक्वल टू रीअलोक, ptr और ptr के अंदर न्यू साइज। ठीक है, ptr हो गया, ptr हो गया यहाँ पर भी। ठीक है, ऊपर पॉइंटर ptr लिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक काम करते हैं, एक बार पॉइंटर ptr लेके देखते हैं। 3 एरर हो गए अब तो ये तो कंफर्म है पॉइंटर ptr नहीं आएगा। ठीक है, तो अब क्या करें इस प्रोग्राम का भाई। मैंने कहा था ना प्रोग्राम थोड़ा लेंथी सा लग रहा है, और क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा इसको देखते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम को आप समझो 2 मिनट, मैं देखता हूँ। अभी गलती ढूंढेंगे तो मिलेंगी, ढूंढने में मिलती है ना। आप लोग भी मुझे बता नहीं रहे हैं क्या गलती है। गलती है ये वाली, इंटीजर पॉइंटर, और ये देखा, मैं वही कह रहा गलती क्या हो सकती है। कंट्रोल F में मैंने कहा मुझे 5 का साइज़ है, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट टू डिक्लेयर साइज रिक्वायर्ड 5, एड्रेस ऑफ द प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी, ये पुराना डेटा है जो दिखाया जा रहा है। अब एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट टू डिक्लेयर द न्यू साइज रिक्वायर्ड, मैंने कहा 3, Alt F5 देखो, 1 2 3 आ गए, 3 डेटा हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो ये जो प्रोग्राम है ये मैंने आपको बनवाया किस चीज़ का, रीअलोक का। ठीक है, ये रीअलोक का प्रोग्राम है, वो मैलॉक का प्रोग्राम था। क्लियर हो गया, या कुछ बचा है अब इसके अंदर कोई प्रोग्राम आपका। मैलॉक कैलॉक, मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंटर भी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, और ये भी आ गया होगा। एक प्रोग्राम और बना के देख लेते हैं, एक छोटा सा। ये प्रोग्राम ना पॉइंटर का ना किसी चीज़ का, बस इसको हल्का सा बना के देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है,
ये आखिरी प्रोग्राम है हमारा, इसे ध्यान से समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि प्रोग्राम सारे एक जैसे ही होते हैं, अंतर होता है तो सिर्फ उसमें। ये एक फंक्शन का है, मैं इसमें फंक्शन बनाना सिखा रहा हूँ आपको। फ्लोट में मैंने लिया कैल एरिया, कैलकुलेट एरिया, ठीक है। इसमें मैंने लिया फ्लोट, लेंथ आ गई, लेंथ को मैं केवल लेंथ लिखूंगा, ठीक है। फ्लोट आ गया, फ्लोट को मैं ब्रीथ लिखूंगा, ठीक है। क्लियर? ये मेरा फंक्शन था, मैंने अपने, ये फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न करा देता हूँ मैं इसमें, क्या रिटर्न हो जाएगा मेरा, लेंथ इनटू ब्री, ठीक, बंद। एक और बनाता हूँ मैं प्लॉट, यही फंक्शन है कैल पैरी, ठीक है। प्लॉट में लिया मैंने लेंथ और प्लॉट में लिया मैंने ब्रेथ। दो अलग अलग फंक्शन हैं, एक नहीं है, याद रखें इस चीज़ को, दो अलग अलग फंक्शन हैं, ठीक है। रिटर्न, ठीक, टू इंटू लेंथ प्लस ब्री। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? किसी तरह का कोई डाउट हो तो बता दें। ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इंटीजर मेन में जाना है। यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, प्लॉट लेना है। प्लॉट में हमें लेना है लेंथ, ब्रीथ, एरिया और पैरी, ठीक है। ले लिया, प्रिंट एफ करा दो, एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। स्कैन एफ, परसेंट एफ, M% लेंथ, ठीक है। सेम इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, ब्री, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, स्कैन ऐप भी हो गया, सब चीज़ हो गई, ठीक, ऐप पे लगा दिया। अब इन दोनों को ले लो, एरिया इक्वल टू, क्या नाम दिया था आपने, कैल एरिया ऊपर, इसके अंदर आप डाल दो लेंथ और ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या लिया था आपने, पैरी, इक्वल टू डाल दो कैल पैरी, और इसके अंदर आप क्या डाल दो, वही सेम लेंथ ब्रीथ, ठीक है। बस अब इसके बाद में कुछ नहीं करना, प्रिंट करा देंगे। परसेंट एफ, किसको प्रिंट कराना है हमें, एरिया को, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, अब यहाँ क्या कराना है हमें, पैरी, अब यहाँ क्या करना है, रिटर्न, कंट्रोल रखना, एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने कहा 5, ब्रेथ की हुई 7, एक में आएगा 7 पंजे 35 और एक में आएगा 7 5 12 दूनी 24। देखो एक में 35 आ रहा है और एक में 24 आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया प्रोग्राम? ओके। आई होप सो कि मैंने आपको जितना पढ़ाया होगा आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। तैयार रहना।
कल को अगर ज़िंदगी में कहीं भी आपको कोई पूछता है कि आपको सी आती है, तो आप बता सकते हो कि हाँ मुझे सी लैंग्वेज आती है। और मेरे इस चैनल्स पे और भी बहुत सारे सी के प्रोग्राम्स पड़े हैं बने हुए, आप उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में जो आपको जॉब रिक्वायरमेंट होगी, आपको अच्छे एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी, तो आप उसमें वो बेसिक प्रोग्राम्स करके आप कर सकते हो। ठीक है।